हो जाएगी इस तरह। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? एग्जाम्पल वही है, ये सब हम चर्चा कर चुके, H2SO4, H2CO3, H3PO4 एंड सो ऑन। ठीक है, कुछ भी बना लो आपके पास, आपको पता होना चाहिए कितने H आयनाइजेबल है। मेरी जो चर्चा का इंपॉर्टेंट विषय ये है, वो ये है कि जब हम H2A को आयनाइज करते हैं तो हम बेटा क्या कर लेते हैं, 2H+ लेंगे और एक A- लेंगे। अब इस एक मॉलिक्यूल ने मुझे 3 आयंस दे दिए। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट। बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट ये क्या करते हैं? ये सर 2 ही आयंस देंगे, 2 आयंस देंगे। तो सर ये वाले के लिए हमने स्टडी नहीं कर रखी, 3 आयंस की कैलकुलेशन के लिए हमने सर फॉर्मूला बनाया था। करने को सर इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हमने फॉर्मूला बना रखा है C⁴1 - अल्फा। वो काम के नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शंस को 2 स्टेप में तोड़ के यूज करते हैं। मैंने पहले भी जब बाइनरी बताया होगा तब ये बात बताई होगी कि अगर हमारे पास बाइनरी के अलावा कोई इलेक्ट्रोलाइट आता है तो हम उसको 2 बाइनरी या जितने भी स्टेप्स में उसको बार बार बाइनरी तोड़ के पूरे रिएक्शन को कर लेते हैं। इसको जब बेटा तोड़ेंगे बाइनरी में तो क्या होगा, H2A, उसको तोड़ के मुझे मिलेगा H+ प्लस Ha-। बेटा ये क्या था, एसिड का डिसोसिएशन, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, Ka। ये आपने जब स्टेप में तोड़ा तो होगा ये भी Ka, लेकिन इसको बोल देंगे Ka1। इसके के इक्विलिब्रियम की कुछ और वैल्यू आएगी क्योंकि रिएक्शन चेंज हो गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, Ha- आएगा और ये मुझे दे देगा H+ प्लस A-। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Ka2। अब एक बात देखो, अगर कभी भी आप किन्हीं 2 रिएक्शन को, रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2, आप किन्हीं 2 रिएक्शन को जोड़ के थर्ड रिएक्शन पाते हो, ठीक है, रिएक्शन ऐड करना तो आती होगा, LHS की चीज को LHS वालों को जोड़ दो, RHS वालों को जोड़ दो, आपके पास पूरा रिएक्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके पास पूरा रिएक्शन आता है बेटा, एक तो जो फाइनल रिएक्शन आपने जोड़ के निकाला उसका कोई के इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आपने जो रिएक्शन 1 जोड़ा उसका कोई के इक्विलिब्रियम 1 होगा, और आपने जो रिएक्शन 2 जोड़ा इसका के इक्विलिब्रियम 2 होगा। ठीक है, आपका ये जो के इक्विलिब्रियम्स है ना, इनके बीच में एक रिलेशन आता है। अगर आपने एडिशन करके बनाए बेटा, के इक्विलिब्रियम जो आ रहा है फाइनल रिएक्शन का वो बराबर होता है के इक्विलिब्रियम 1 के इनटू में के इक्विलिब्रियम 2 के। अगर आपने 3 जोड़ रखे तो 100। ठीक है, ऐसा होता है, ये इन जनरल का रिजल्ट है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, ये जो एसिड के रिएक्शंस मैंने लिखे हैं 3 स्टेप, 3 रिएक्शंस लिख रखे हैं, 2 स्टेप रिएक्शंस है, ये फर्स्ट और सेकंड। जब आप 1 और 2 को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, H2A प्लस Ha-। इससे क्या बन रहा है, LHS वाले दोनों जोड़ दिए, इससे बन रहा है बेटा H+ प्लस H+ प्लस Ha- प्लस A-। बेटा ये Ha- कट जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, H2A से 2H+ प्लस A-। यानी सर 1 और 2 को जोड़ने से फाइनली ये वाली रिएक्शन मिल जाती है। तो सर इस वाली रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम Ka है, इसका बेटा के इक्विलिब्रियम 1 यानी कि Ka1। इसका क्या है बेटा, के इक्विलिब्रियम 2 यानी कि Ka2। अगर मेरे को इनके बीच में रिलेशनशिप बताना हो तो बेटा इनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्लू से लिख देता हूँ अलग से। इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा बेटा, Ka1, इनके बीच में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, ये रिलेशन आएगा, ये रिलेशन होएगा। क्या समझ में आता है कैसे, जिन 2 रिएक्शन को जोड़ रहे हो या जितने भी रिएक्शन को जोड़ रहे हो उनके के इक्विलिब्रियम्स को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको फाइनल जो रिएक्शन मिल रही है ऐड होके वो वाली का के इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके देखो इसके ऊपर। एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ही मजाक मजाक में बनाया था, काफी भारी सा बन गया तो फिर मेरे को बदलना पड़ा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ α1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इन द डिसोसिएशन ऑफ, इन द डिसोसिएशन ऑफ H2A। H2A कोई एसिड है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। डिसोसिएशन मैंने ऊपर करके दिखाई दिया, 2 स्टेप्स में होगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं इसका जो Ka है, ओवरऑल Ka है, उसकी वैल्यू बेटा 28 इंटू 10 की पावर माइनस 18। Ka2 जो है, जो सेकंड स्टेप का रहा होगा, वो है बेटा 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11। मैंने आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन H2A की
28 मोलर दे दिए इनिशियल किसकी है, H2A की। ठीक है, ये है बेटा, सॉल्व करो, 4 मिनट का समय है। अगर स्ट्राइक कर अल्फा वन क्या रहा होगा बेटा, हर जो स्टेप रिएक्शंस लिखे ना उनका अलग अलग अल्फा होगा। ठीक है, तो अल्फा वन कौन से स्टेप का होगा, जो Ka1 वाली स्टेप लिखे ना उसका अल्फा क्या होगा, अल्फा वन होगा। ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस, ये चीज हिंट दे रहा हूँ, तीनों स्टेप रिएक्शंस लिखो, उनके अल्फाज मार्क करो और सोचो तुम अल्फा वन के लिए कौन सी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। Sir, you are on mute. मैं ऑडिबल होने के चक्कर में मत पढ़ो, तुम सवाल पढ़ो, मैंने माइक म्यूट कर रखा है। ठीक है, मैं अपनी मैंने वीडियो वीडियो बंद कर दी, ऑडियो भी बंद कर दी, तुम्हें बोलता नहीं दिखूंगा मैं, तुम सवाल करो और तुम्हारे 2 मिनट चले गए, 7:20 तक का टाइम है। सर आप करवा दो। मैं कर दूं ये क्या मतलब हुआ, मैं तो सीख के आया हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई मैं नहीं कर रहा अभी, पहले तुम लोग करोगे, 2 मिनट और यूज करो, मेरे को तो आता ही है। ठीक है, सात बीस पे तो मैं कर ही दूंगा। और जब सोल्यूशन आएगा ना तो तुम्हें पता चलेगा कोई बहुत भारी नहीं था ऐसा, अगर स्टेप बाय स्टेप लिख के करते हैं। तुम लोगों को टाइम दे रखा, कहीं तुम हैंड्स अप करके तो नहीं बैठे हो। 4 into 10 to the power 7. 4 into 10 to the power, 7. नहीं मतलब बीच का आंसर बोला तुमने कुछ, अभी इसके आगे और सॉल्व होएगा। 4 into 10 की पावर -7 इज Ka1,
इसके आगे और सॉल्व होना रहता है। Ka1 तो तुमने निकाल लिया क्योंकि फार्मूला ऊपर ही लिख रखा है, लेकिन इतना सिंपल में दे, हाँ Ka1 का यूज जरूर होगा। चलो हो गए 7-20। अब सुनो, मेरी आवाज और वीडियो आगे पीछे चल रही होगी तो उसकी दिक्कत मत लेना, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। ठीक है, चलिए स्क्रीन साथ साथ दिख रही है, हाँ ठीक ठाक दिख रही है। देखो ये जो H2A का डिसोसिएशन है, H2A का डिसोसिएशन कैसे होगा? ओवरऑल तो डिसोसिएशन होगा H प्लस प्लस A माइनस। इसके लिए क्या मिलेगा मुझे? एक Ka मिलेगा। स्टेप वाइज लिखो इसको, H2A, इससे एक H प्लस मिलेगा, एक HA माइनस मिलेगा। ठीक है, इस स्टेप के लिए क्या होगा बेटा? Ka1 होगा, उसके बाद HA माइनस आएगा, ये टूटेगा H प्लस प्लस A माइनस में। ठीक है, ये हो गया बेटा। इस वाली चीज को आप, इस वाले रिएक्शन के लिए आपको अल्फा 1 मिलेगा, इसके लिए एक ओवरऑल अल्फा मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा? अल्फा 2 मिलेगा। ठीक है, क्या आप इसका अल्फा 1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। इसकी स्टार्टिंग की जो कंसिडरेशन है सी, T=0 पे C00, वही जो इतनी बार चीजें कर चुके वही करना है, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। आप Ka1 की वैल्यू लिख सकते हो, सीधी बात है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वही आएगा। अब अगर आप देखोगे तो आपकी आंख चमक जानी चाहिए, क्योंकि जो चीज पूछ रखी है, C अल्फा 1 का स्क्वायर लिख लो, अल्फा 1, ये तो बेसिक फॉर्मूला होगा। ठीक है, C अल्फा 1 का स्क्वायर यही बनेगा सेकंड वाली रिएक्शन के लिए, के इक्विलिब्रियम। ये लीजिए, इतना पार्ट तो मुझसे रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर मेरे को C की वैल्यू पता चल जाए, Ka1 की वैल्यू पता चल जाए, तो मैं ये वाला पार्ट निकाल लूंगा। तो अपन क्या करेंगे, C तो अपने पास गिवन है, C इक्वल 28 मोलर क्वेश्चन में गिवन है, इनिशियल वैल्यू ऑफ H2A। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? Ka1 चाहिए। Ka1 के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था? Ka इक्वल Ka1 इंटू Ka2। क्या यहाँ से Ka1 मिल जाएगा? Ka डिवाइडेड बाय Ka2। Ka की वैल्यू थी 28 इंटू 10 की पावर माइनस 18। Ka2 की वैल्यू थी ये। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अपने पास Ka1 आ जाएगा बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, शैली ने जो निकाला था वो यही निकाला था। ठीक है, और उसके अंदर भी -7 नहीं +7 बताया था शायद। ठीक है, इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आप क्या करो, 4 इंटू 10 की पावर -7 इक्वल C इंटू इस चीज को, लेट इट बी आंसर। मैंने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया? आंसर बोल दिया, ताकि बार बार ये ना लिखना पड़े। मेरे को आंसर में यही एक्सप्रेशन चाहिए। इसके अंदर क्या करेंगे? 4 इंटू 10 की पावर -7। आप ऐसे बोल सकते हो, किसी भी चीज को ऐसे लिख दो, लेट अल्फा 1 स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसका नाम रख दिया एक वेरिएबल, आंसर। ठीक है, डिवाइडेड बाय C इक्वल आंसर। ठीक है, C की वैल्यू क्या है? 28। यहाँ से जब आप 28 वैल्यू रखोगे, 1/7 इक्वल आंसर, ये हो गया। यहाँ से जो आपका आंसर आता है वो आता है बेटा 1/7 इंटू 10 की पावर -7, विच इज नियरली इक्वल टू 1.42 इंटू 10 की पावर -8। क्या समझ में आया है? अलग अलग स्टेप के रिएक्शन लिखे, उनके लिए अलग अलग अल्फा अल्फा डिफाइन किए, अल्फा 1 अल्फा 2। फॉर्मूले में ठीक तो है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा है ना। ऊपर वाले में, अरे यार यहाँ पे भी मिस्टेक कर दिया। अच्छा ठीक है, अल्फा 1, वैसे तुम 1 माइनस अल्फा भी निकाल सकते थे, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता? फिर और ज्यादा मेहनत होती, अलग अलग तीनों रिएक्शंस के अल्फा निकलते, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते, निकल वो भी सकता था। ठीक है, तो तुम यहाँ तक पहुंच गए थे, किसने पूछा? शैली ने पूछा है। सर तो तुमने ये लिख लिया था कि Ka1 इक्वल C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यस सर। हाँ सर तो पर ठीक इसमें है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा होगा ना। क्या कह रहे हो? C जो C भी तो आएगा 1 माइनस अल्फा के साथ। नीचे, नीचे
नीचे नहीं आएगा ना, देखो मिस्टेक करके, ऊपर क्या है सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फा, एक सी कट जाएगा, ये ऊपर क्या बचेगा सी अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा वन माइनस अल्फा। प्रोडक्ट साइड में दो सी है, दो सी आएंगे ना अपने पास, तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बनेगा ऊपर, तो एक सी मैंने काट दिया, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, और ये तुम्हें भूलना नहीं है भाई, ये तुम्हें लिखना नहीं होता हर बार, ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था बाइनरी के टाइम, ये तो याद रहना चाहिए, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पॉलीप्रोटिक बेस की बात कर लेते हैं। पॉलीप्रोटिक बेस इज नथिंग डिफरेंट, उसके अंदर देखो, इसके टॉपिक के अंदर तो मुझे यही बताना था कि के ए वन इक्वल के ए वन इंटू के ए टू एंड सो ऑन। इसके अंदर भी इक्वेशन तो मैंने पूरा ही बना दिया अल्फा का यूज करके, ठीक है। पॉली एसिडिक बेस, ये क्या होंगे बेटा, मोर देन वन आयोनाइजेबल OH माइनस जिसके अंदर होंगे वो क्या हो जाएंगे पॉलीप्रोटिक बेस एंड पॉली एसिडिक बेस, ठीक है। ये हो जाएंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा CaOH2 एंड सो ऑन, कितने भी आप लिख सकते हो, पहले बात हो चुकी है एक्चुअली इन बारे में, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस एटसेट्रा। इसके बारे में क्या लिखेंगे बेटा, इनका जो केबी होगा, पूरे का केबी क्या होगा, टेप्स के जो KB1 KB2 आ रहे हैं एंड सो ऑन, ये हो जाता अपना पॉलीप्रोटिक एंड पॉली पॉलीप्रोटिक बेस एंड पॉली एसिडिक बेस, वट एवर नेम यू कॉल इट, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इस पे थोड़ी सी मेहनत है, ये कर लेते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कोई चीज अगर ना समझ में आए तो मेरे को रोक लेना, क्योंकि आज मैं सिलेबस निपटाने पे हूँ, चलता जाऊंगा मैं, तुम्हें कहीं पे कोई चीज ना समझ आए तो रोक लेना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा, इस चैप्टर के अंदर हमने अब तक क्या किया है, या तो हमने एसिड्स को स्प्लिट किया है, एसिड को स्प्लिट करके उसके आयंस बना लिए, बेस को स्प्लिट करके वाटर के साथ रिएक्शन कराया, उसके आयंस बना लिए, ठीक है। या फिर हमने क्या किया है, किसी किसी जगह हो सकता है एसिड बेस रिएक्शन की बात की हो, कि ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये क्या बना देंगे CH3COO NH4, ऐसा करके एसिड बेस रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको क्या कहता हूँ, बीकर के अंदर आप क्या करो, CH3COOH प्लस NaOH डाल लो, ठीक है। NaOH, सॉरी, एसिड के साथ क्या डालेगा, ओके सही है। थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एसिड और बेस है, लेकिन क्योंकि वीक एसिड है तो ये थोड़े टाइम बाद H प्लस देना बंद कर देगा और ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा, मेरे पास एक तो सॉल्ट होगा प्लस वाटर होगा, वाटर तो इसी बीकर के अंदर इतना ज्यादा पानी उसके अंदर मिक्स हो गया, वो तो हमें अलग से देखना नहीं। मेरे पास क्या है बेटा, ये CH3COONA, ये क्या है सॉल्ट है, ये भी है मेरे पास। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, एक तो बेटा एसिड प्रेजेंट होगा, बेस प्रेजेंट होगा, क्योंकि पूरे पूरे रिएक्ट नहीं हो पाए वीक एसिड होने की वजह से। उसके अलावा मेरे पास क्या होगा बेटा, उसके अलावा होगा एक सॉल्ट। इस सॉल्ट को अगर हम किसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लें, इसको जैसे एक्सट्रैक्ट करके आप बाहर लाए, आप इसको एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आए और आपने क्या किया, फिर से इसे एक पानी के बीकर में डाल दिया। जैसे ही आप इसको पानी के बीकर में डालोगे, क्योंकि बेटा वहां पे तो इसका जो ये स्ट्रक्चर था ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसके आसपास और ज्यादा स्पीसीज थी, उनके प्रेजेंस की वजह से इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब यहाँ पे कोई और स्पीसीज नहीं है, पानी में ये अकेला है, तो बेटा ये फिर से टूटेगा, ये फिर से टूटेगा, CH3CO माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है। ये था, ये जाके दो आयंस में टूट जाएगा, इन दो आयंस में टूट जाएगा। ये जो टूटना है बेटा, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, या फिर ये पूरा ही रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। क्या किया, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हुआ क्या है, लिसिस, लिसिस का मतलब होता है बेटा टूटना, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट, सॉल्ट को पानी में डाला तो वो टूट गया, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या करना है बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट की बात करनी है, कैसे कैसे सॉल्ट्स पॉसिबल है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ लेते हैं। सॉल्ट्स जो है इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन से या किस स्ट्रेंथ के एसिड बेस के रिएक्ट करने से बने। तो बेटा सबसे पहला जो आएगा मेरे पास वो आएंगे वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अगर इनके रिएक्शन से कोई सॉल्ट बना है, ठीक है, तो बेटा एग्जांपल क्या हो जाएगा,
एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COONA। ठीक है, ये किस चीज से बना है? ये बना है बेटा CH3COOH प्लस NaOH, इनके रिएक्शन से बना है। ठीक है, एटसेट्रा, और कितने भी बना सकता है वीक प्लस स्ट्रॉन्ग के कॉम्बिनेशंस पकड़ के। ठीक है जी। उसके बाद बेटा इसके लिए मेरे को क्या लिखना है, आपका जो ये सॉल्यूशन है इसका कुछ नेचर होगा। ठीक है, जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सॉल्यूशन का कुछ नेचर आता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। ये कैसा होगा बेटा? ये बेसिक होएगा। जो स्ट्रॉन्ग वाला आपने जो भी चीज यूज करी, अगर एसिड आपने स्ट्रॉन्ग यूज किया है तो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन आपका एसिडिक मिल जाएगा। अगर बेस यूज किया है स्ट्रॉन्ग तो आपको इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बेसिक मिलेगा। ठीक है, एक तो ये बात होगी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आएगी वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। हो सकता है इनके कॉम्बिनेशन से कोई सॉल्ट बनाओ। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा? वीक बेस क्या है हमारे पास? अमोनिया, और अमोनिया का HCl से रिएक्शन करा लो। NH4Cl अगर आपके पास बना हुआ है तो NH3 प्लस HCl इनसे बना है। यहाँ पे ये वीक एसिड था और ये स्ट्रॉन्ग बेस था। यहाँ पे ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेटा इसका जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट क्या है? इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है एसिड, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर एसिड है तो इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा सर। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन इज एसिडिक। इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन बेटा हमको एसिडिक मिलेगा। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, वो क्या है? वो है सर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सर इनको रिएक्ट करा के अगर हम एक सॉल्ट बना रहे हैं तो वो कैसा मिलेगा? एग्जाम्पल हो जाता है बेटा इसका NaCl। NaCl किससे बने? NaOH प्लस HCl से। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बट इसका इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन कैसा होगा? द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े एकदम, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। ठीक है जी। इसके बाद क्या आएगा? वीक प्लस वीक। इसके अंदर जो है आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है बेटा मेरे पास वीक एसिड प्लस वीक बेस। एग्जाम्पल बेटा इसका क्या हो जाएगा? CH3COONH4। ठीक है, किससे बना है बेटे? ये बना है CH3COOH प्लस NH3 अमोनिया, इनसे बना है। ये क्या है? ये मेरा बेटा वीक बेस है। ये क्या है? ये एक वीक एसिड है। इनका जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होगा, द इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस नेचर इज कंडीशन डिपेंडेंट। कंडीशन डिपेंडेंट मतलब आपने क्या कंसेंट्रेशन में इनको मिक्स किया है एंड ऑल दैट। अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी। इस कंडीशन डिपेंडेंट आप बता पाओगे कि एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। वीक के केस में भी बता दोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई भारी बात नहीं, प्योर स्टोरी है। यस चलो ओके। अब बेटा मेरे को किसकी बात करनी है? जैसे ही आपने एक साल्ट लीजिए CH3COONA, ये एक साल्ट है बेटा मेरा। ये मेरा साल्ट जो है किससे बना है? CH3COH प्लस NaOH, इन दोनों से सॉल्ट बना है। इस सॉल्ट को बेटा जैसे मैं पानी में डालूंगा ना, ये दो आयंस में टूटेगा। दो आयंस में टूटेगा CH3COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। ठीक है, पानी में टूटने के बाद ये लोग क्या करेंगे? ये पानी से रिएक्शन कर सकते हैं। तो Na पॉजिटिव को पहले उठाता हूँ, ये बेटा पानी से रिएक्शन करेगा, क्या देगा मेरे को? NaOH बेस बना देगा, प्लस बेटा क्या देगा? H प्लस देगा। ठीक है, अब बात ये है कि ये ना स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये फिर से 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये बना तो भी ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। किस में डिसोसिएट होगा? Na प्लस प्लस OH माइनस में। ये OH माइनस और ये H प्लस मिलके फिर से क्या करेंगे? H2O बना लेंगे। तो बेटा ऐसे के अंदर अपने को क्या होगा? फाइनली क्या मिला? फाइनली तो सिर्फ वही बच गए। फाइनली सर मेरे पास Na प्लस प्लस H2 सर वही बन गए। सर इस आयन के तो रिएक्शन करने में कोई फायदा ही नहीं हुआ, इसने पानी के साथ रिएक्शन किया, फिर से वही चीज दे दी। तो बेटा ऐसे क्यों आयन है? द Na पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड द स्पेक्टेटर आयन। जो आयंस अपने रिएक्शन से कुछ नया नहीं देने वाले। ठीक है, अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर कोई ऐसा आयन है जो अपने रिएक्शन से कुछ नया नहीं देने वाला, तो स्पेक्टेटर आयन कहलाएगा। कौन होते हैं? एक्चुअली बेटा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट वाले आयंस होते हैं। ये ना स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट था Na पॉजिटिव, NaOH से आया था, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, इसलिए ये लोग स्पेक्टेटर निकलते हैं। ठीक है, आप सीधे समझ सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेस से आए थे
ये वापस जाके H2O से रिएक्शन करके स्ट्रॉन्ग बेस ही स्ट्रॉन्ग ही चीज बनाएंगे, और वो स्ट्रॉन्ग चीज फिर से डिसोसिएट हो जाएगी, इसलिए ये लोग स्पेक्टेटर होते हैं। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन खत्म हो गया। अब जो आते हैं नॉन स्पेक्टेटर आयंस, जिनके रिएक्शन से कुछ मिलेगा, उनके अंदर जो है हमें तीन चीजें पढ़नी है, उनके बारे में हमें तीन चीजें पढ़नी है। हाइड्रोलिसिस के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं। साल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर बेटा पहली चीज पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। इसकी क्या वैल्यू है, मतलब इसका नोटेशन है KH। इट इज नथिंग बट K इक्विलिब्रियम फॉर द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। CH3COONA जब टूट के CH3CO प्लस Na बनाएगा, तो उसके अंदर जो K इक्विलिब्रियम बनेगा उसको KH बोलने लग जाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा बेटा दूसरी चीज आएगी यहाँ पे, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और हाइड्रोलिसिस। ये तो बेटा इसको H से मार्क करते हैं, ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे अल्फा को H लिखने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा इस सॉल्यूशन का pH या POH ये हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले KH की बात करते हैं कि KH कैसे निकलेगा। ठीक है, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। चलिए, मैंने आपको एक बात तो बता दी थी कि दो रिएक्शंस जब ऐड होते हैं तो अपने को K इक्विलिब्रियम जो मिलता है वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। क्या कोई गैस मार सकता है कि अगर दो रिएक्शंस एक दूसरे के अंदर से माइनस हो रहे हैं तो वहां पे K इक्विलिब्रियम कैसा मिल रहा होगा? डिवाइड। बिल्कुल, उस केस के अंदर डिवाइड मिल जाएगा। ठीक है, अगर प्लस की जगह माइनस हुआ तो सिंपल सा लॉजिक है, उस केस के अंदर हमें माइनस मिलेगा। बेटा तीन रिएक्शन लिख रहा हूँ। पहला तो क्या है, ये जो अपना नॉन स्पेक्टेटर आयन था इसको मैंने पानी से रिएक्ट कराया, इसने एक वीक एसिड दे दिया। अब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो सकता, जैसे कि स्ट्रॉन्ग वाला हो जाता है। तो अब इसके ऊपर स्टडी होगी, इसका कुछ KH होगा, ये जितना अपने को CH3COH दे रहा है उसके लिए कोई K इक्विलिब्रियम आएगा। आप क्या करो, जो आपका एसिड बना रिएक्शन करके, जो आपका एसिड बना उसको आप डिसोसिएट करने वाली रिएक्शन लिखो। ठीक है, यहाँ पे सॉरी OH माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस OH माइनस आएगा। इसको जो डिसोसिएट करने वाली रिएक्शन है बेटा वो लिखो। ठीक है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन लिखी मैंने। दूसरी आप क्या करो, एक रिएक्शन लिखो बेटा H2O के स्प्लिट होने की, H2O के स्प्लिट होने की रिएक्शन लिख लो। ये क्या है, H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इस रिएक्शन का बेटा नाम लिख दो Ka1। इसका अच्छा ये क्या है, KW एक्चुअली, ये KW है। KW हमने क्या पढ़ा था, KW पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम बोलना जरा। इसका होगा सर H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2। मैंने कहा कि H2 क्योंकि कांस्टेंट होता है 1 ले लेते हैं। ये क्या आ जाता है बेटा H प्लस इंटू OH माइनस। क्या यही चीज मेरा KW होती है? ऑफ कोर्स सर, यही चीज KW होती है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा मेरे पास, KW। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब मेरे को क्या चाहिए, आप ना देखो रिएक्शन 1 बोल दो इसको, और इसको बोल दो रिएक्शन 2। मैं क्या करना चाहता हूँ, रिएक्शन 1 के अंदर से रिएक्शन 2 में सब्सट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। चलिए, जब बेटा मैं इनको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो H2O के अंदर से CH3CO माइनस, LHS वाले के अंदर से LHS घटा दो, RHS के अंदर से RHS घटा दो, बिल्कुल मैथ की तरह। ठीक है, RHS के अंदर से RHS घटा दो तो H प्लस प्लस OH माइनस, बदले में ये क्या हो जाएगा माइनस CH3COO माइनस माइनस H प्लस। ठीक है जी, आप क्या करो H प्लस से ये माइनस वाला H प्लस कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस में है उसे राइट हैंड साइड में ले जाओ, पॉजिटिव कर दो। राइट हैंड साइड के ऊपर जो चीज माइनस में उसे लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, CH3COO माइनस, और ये वाला बेटा एसिड उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस। बेटा आप देखोगे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से मुझे ये वाली रिएक्शन मिल जाती है, ये वाली रिएक्शन मिल जाती है। तो ये क्या है, अबाउ रिएक्शन, अबाउ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो बेटा अगर इसका इसका K इक्विलिब्रियम मैंने क्या बोल रखा है, KH बोल रखा है। इसका K इक्विलिब्रियम मैंने दिखाई रखा है KW है। ठीक है, इसका K इक्विलिब्रियम क्या है, K1 है। ठीक है, चलिए वापस आ गई क्या, उनका मिस हो गया थे। लीव कर गए, कोई नया भी आया है। चलिए KH, अगर किसी का लीव वगैरह हो ना बार बार तो पता ही है तुम्हें, वैसे लेक्चर का बोल दिया करो 1 घंटे बाद में आजकल अपने आप ही भेजने लग गया। ठीक है, चलो इसका KH हो गया। इसका जो K इक्विलिब्रियम है, इसका K इक्विलिब्रियम क्या आना चाहिए, अगर मैं इसको K इक्विलिब्रियम बोल दूं, इसको बोल दूं बेटा
के इक्विलिब्रियम 1 और इसको बेल दूं के इक्वल के इक्विलिब्रियम 2, तो बेटा इसका के इक्विलिब्रियम जो आएगा, फाइनल वाली रिएक्शन जो सब्सट्रैक्ट करके आई वो आती है, जिस रिएक्शन के अंदर से सब्सट्रैक्ट किया उसका के इक्विलिब्रियम ऊपर और जो सब्सट्रैक्ट हुई उसका के इक्विलिब्रियम नीचे। यानी कि बेटा इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, के एच इक्वल के डब्ल्यू, इसके अंदर से ही सब्सट्रैक्ट करिए, जो सब्सट्रैक्ट हुई है वो डिवाइड कर दो। क्या समझ में आया बेटा, के एच निकालना? क्या करो, Yes. इनिशियल रिएक्शन लिखो, उसके बाद जो भी एसिड उसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है या फिर बेस, अगर आपका बेस वाला पार्ट आएगा तो उसके अंदर बेस बनेगा। यानी कि अगर यहीं पे बेटा अगर मेरे पास अमोनिया NH4 पॉजिटिव का मैंने पानी के साथ रिएक्शन कराया होता, अगर सॉल्ट का ये वाला आयन होता, ठीक है, तो इस केस के अंदर बेटा मेरे पास क्या बनता, यहाँ पे रिएक्ट करके बनता NH4OH प्लस क्या बनता बेटा, H प्लस बनता। तो फिर हम इस बेस का रिएक्शन करा के देखते कि हमें क्या मिलने वाला है। अलग से इसको ऐसे करके लिख लेते, इसके डिसोसिएशन का रिएक्शन, ये क्या हो जाता, KB हो जाता, NH4 पॉजिटिव प्लस OH माइनस। उसके बाद क्या करते, वाटर की रिएक्शन लिखते हैं H2O, और उससे क्या मिलता बेटा, उससे मिलता H प्लस प्लस OH माइनस। कैसे मिलता, KW से मिलता। ये बेटा मेरे को KH से मिल रहा है, यहाँ पे बेटा KH क्या आ जाता, यहाँ पे KH आएगा KW बाई KB। KH इक्वल क्या आ जाएगा, KW बाई KB। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, यानी कि अब इसका शॉर्टकट सिंपल से आपको समझ भी आ गया होगा कि अगर वीक एसिड और वीक बेस का सिनेरियो चल रहा है, तो अगर आपका एसिड है, एसिड वाले पार्ट का, जो एसिड वाला पार्ट है उसका आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो, एसिड के पार्ट का हाइड्रोलिसिस, तो आप उसका KH सीधा सीधा लिख सकते हो। उसका KH क्या हो जाएगा बेटा, उसका KH हो जाएगा KH इक्वल KW डिवाइडेड बाय KA ऑफ द एसिड, जो भी एसिड से वो पार्ट बना है उस एसिड का KA। ठीक है, अगर बेस के पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बेस के पार्ट का हाइड्रोलिसिस, तो उस केस के अंदर बेटा मेरे पास क्या आएगा, उसके अंदर KH की वैल्यू क्या आ जाएगी, KW बाय KB ऑफ दैट बेस। क्या क्लियर है बेटा? हाँ भाई बता दो। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बता देना, अगर किसी को समझ ना आए तो जरूर बता दिया करो, समझ आने वाले बताएं ना बताएं। ठीक है जी, चलो इसके बाद क्या है, ये बात तो हो गई, मैंने इसका आपको क्या निकाल के दिखा दिया, KH निकाल के दिखा दिया। अब चलिए, अब थोड़ी सी और बात करनी है मेरे को, टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। एक वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बेटा इसका आपको पता है एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH3CONA। Na के तो हमको वैसे भी खोल के नहीं देखना क्योंकि वो स्पेक्टेटर आयन है। बेटा इसका रिएक्शन कराओ H2O से, ठीक है, और बदले में क्या मिलेगा आपको, CH3COOH प्लस OH माइनस। अब एक्चुअली मुझे H की कैलकुलेशन करनी, जो इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या हाइड्रोलिसिस है। तो बेटा मान लो शुरू में ये C था, इसको बीटा मान लो, ठीक है, ये 0 0 थे, T इक्वल 0 के ऊपर। जब बेटा T इक्वल T इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, तो एक्चुअली होगा क्या कि ये बनेगा C 1 माइनस H बनेगा अब की बार, ठीक है, 1 माइनस H बनेगा। बीच में लिख लो कि हो सकता है इसने X कंसेंट्रेशन लूज की हो, ठीक है, अभी X और X की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हम H की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, H की वैल्यू हम डिफाइन करने वाले हैं। बीटा के अंदर से बेटा x घटेगा, दैट विल बी नियरली इक्वल टू बीटा। पानी की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, तो ये भी बेटा बीटा 1 माइनस एच बनेगा, लेकिन नियरली इक्वल टू बीटा मिलेगा क्योंकि बीटा की वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, उसके बाद बेटा ये वाला जो है ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x, और ये कितना बन जाएगा x। बेटा इसकी वैल्यू आएगी CH और इसकी आएगी H। जब आप इसका KH लिखोगे बेटा, KH क्या आएगा, इस रिएक्शन का KH आएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग ऊपर, यानी कि CH3COOH का कंसंट्रेशन इनटू H प्लस का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेटा CH3COO माइनस का कंसंट्रेशन ओनली। H2O का नहीं लिखते क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका 1 रहेगा। ठीक है, तो बेटा इनका जब आप इवेल्युएशन करोगे तो ये आ जाएगा CH इंटू CH अपॉन C 1 माइनस H। आप देखोगे ये कुछ वैसा वैसा ही है, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, ये C अल्फा स्क्वायर जैसा ही है। ठीक है, अपने पास क्या आ गया, KH इक्वल CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H इक्वल बेटा KW बाई
के भी बराबर होता है, ठीक है। ऐसे करके एक रिलेशन ये आ गया इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, हमने के एच को फाइंड आउट कर लिया। इसके अलावा आप एच को अगर डिफाइन करना चाहो तो एच क्या होता है बेटा, खर्च, वही अल्फा जो होता है खर्च बटे इनिशियल, ठीक है। तो खर्च कितने हो गए बेटा, एक्स कंसेंट्रेशन इसकी लूज हुई है, इनिशियल कंसेंट्रेशन सी थी, तो एच क्या हो जाएगा, एक्स बाय सी। अगर कहीं पे आप एक्स की वैल्यू निकाल पा रहे हो तो एक्स बाय सी हो जाएगा मेरा एच, ठीक है। हमने दो चीजें तो डिफाइन कर दी बेटा, दो चीजें हम लोगों ने डिफाइन कर दी है, जो हमने तीन चीजें बोली थी उसके अंदर से दो चीजें तो हमने फाइंड आउट कर ली, के एच और एच, दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। उसके बाद अगर कोई पूछे बेटा इस केस के अंदर हमारे पास क्या बन रहा है, ओ एच माइनस बन रहा है, तो हम इसका POH निकाल सकते हैं इस सोल्यूशन का, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का कंसेंट्रेशन। OH माइनस का कितना कंसेंट्रेशन है बेटा, CH ही तो इसका कंसेंट्रेशन, चलो इसका कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग CH, ठीक है। ये लो आपने इसका POH फाइंड कर दिया, कोई कहे कि इसका pH बताओ, तो pH क्या हो जाएगा बेटा, 14 माइनस POH, ठीक है। क्या क्लियर है, pH और POH दोनों आप कैलकुलेट कर सकते हो। POH पहले आप वैल्यू निकालोगे, फिर उसको 14 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास pH आ जाएगा, ठीक है, सॉर्टेड। ऐसे सेम ऑन द सिमिलर लाइंस अगर आप वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड को सॉल्व करना चाहते हो तो उसका जो KH आएगा वो आ जाएगा बेटा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, वो कितना अलग होगा, सिर्फ इस बात में अलग होगा, KW बाय KB के बराबर होगी वैल्यू। H उसका भी वैसा ही आएगा, H क्या आएगा, X बाय C, ठीक है। उस केस के अंदर आप PH कैलकुलेट कर पाओगे माइनस लॉग CH। अगर आपको POH कैलकुलेट करना हो तो क्या करो, 14 के अंदर से PH को सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। क्या क्लियर है, ये वाला समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना, KH लिखना है, CH स्क्वायर बाय 1/H, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो आगे जो बेटा सी जो पार्ट है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख देना पीएच इक्वल POH इक्वल 7। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके अंदर कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। उसके बाद डी पार्ट आता है, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है। ये क्या है बेटा, वीक एसिड प्लस वीक बेस, दिमाग क्या, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़नी है बेटा। अगर ऐसा कोई होगा तो क्या है, CH3COO NH4, यही चीज है, वीक एसिड प्लस वीक बेस का पार्ट। इसके अंदर क्या होगा बेटा, CH3COO माइनस, ठीक है, प्लस NH4 पॉजिटिव, ये दोनों के दोनों पानी से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। पानी दो चीजों में टूटेगा, H प्लस को ये यूज कर लेगा। उसके बाद दूसरी चीज में किस में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा, उसको ये यूज कर लेगा। रिएक्शन करके क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस NH4OH। स्क्रीन में आज डिले आ रहा है ना, आ जाएगा, ठीक है, ये चीज मिलेगी आपको। ओके, अब क्या करना है, इनकी इनिशियल कंसेंट्रेशंस मान लो बेटा, इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन CH3CO माइनस की C हो जाएगी, इसकी भी C ले, ठीक है। पानी की छोड़ दो क्योंकि पानी की आप यूज नहीं करने वाला। इसको थोड़ा सा मैं सही लिख लेता हूँ ताकि इनके नीचे कंसेंट्रेशन लिख सकूं। इसके बाद ये क्या हो गया, CH3COOH प्लस NH4OH, ये चीज बनेगी इसके प्रोडक्ट में, ठीक है। शुरू में बेटा ये दोनों के दोनों जीरो थे, तो T इक्वल 0 के ऊपर ये रो 0 हो गए, ठीक है। T इक्वल T इक्विलिब्रियम, उस टाइम पे इनकी कंसेंट्रेशंस क्या हो जाएंगे, C1 - H, इसकी C1 - H। बेटा पानी की नहीं लिख रहा क्योंकि तुम्हें पता है, क्योंकि फाइनल इक्वेशन के अंदर मैंने लिखनी नहीं है, 1 कर दूंगा, ये हो जाएगा बेटा CH और ये भी क्या हो जाएगा CH। मेरे पास बेटा यहाँ पे जो KH आएगा वो क्या आएगा, CH इंटू CH अपॉन C1 - H इंटू C1 - H, ठीक है। बेटा सारे C कट जाएंगे, सारे के सारे C कट जाएंगे, दो ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। मेरे पास क्या आएगा बेटा, H स्क्वायर बाय 1 - H, ये चीज लिखी आएगी, ये अपना आ गया KH। इस केस के अंदर, इस केस के अंदर बेटा अगर हमें KW के टर्म्स में लिखना हो तो KH क्या आता है, अब की बार एसिड और बेस दोनों चीजें प्रेजेंट है ना, एसिड और बेस दोनों के पार्ट, तो ऐसे करके इसका KH लिख देते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया,
इसका जो है पीएच और पीओएच लिखने के लिए आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं दिखेगा। हम इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। बेटा इसका सॉल्यूशन एसिडिक होगा अगर के ए की वैल्यू के बी से ज्यादा है। इसका सॉल्यूशन बेसिक होगा अगर इसके के बी की वैल्यू के ए से ज्यादा है। इसका कॉम्बिनेशन जो सॉल्यूशन बनाएगा उसका के बी और के ए यदि बराबर हो गया, यदि बराबर हुआ बेटा, तो इसका सॉल्यूशन न्यूट्रल दिखेगा। ठीक है, ये साल्ट हाइड्रोलिसिस बेटा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो है एक टॉपिक है बफर। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना। आज सब लोग टूट क्यों गए, भाग क्यों गए, सब लेक्चर देना पड़ेगा। ओके चलो, इसके बाद बेटा क्या है, लास्ट टॉपिक है मेरा बफर। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशंस बेटा अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस which can resist small, which can resist a change in pH upon addition of small amount of acid or base। नेटवर्क का इशू है क्या आज? सब लोग लीव हो गए एक एक करके। चलो, या कुछ टेक्निकल एरर है। तुम लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बाकी लोग क्यों लीव हो गए भाई? सब एक एक करके लीव हो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सर एक के पीछे एक गए। पता नहीं क्या हुआ है, मतलब कई बार मतलब इस क्लास में ऐसा नहीं होता कि एक के पीछे एक चले जाए, कुछ टेक्निकल मिलेगा इसमें। देखता हूँ एक सेकंड, मैसेज भी आया। अच्छा, एक का तो मैसेज आया, सर रिकॉर्डिंग भेज देना। नेटवर्क के इशू है, ठीक है। चलो अपन निपटा देते हैं बफर लाइव में। बफर में कुछ नहीं करना है बेटा। होता क्या है, इन जनरल अगर आप किसी नॉर्मल सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड ऐड करते हो तो उसका पीएच डिक्रीज कर जाता है, वो और एसिडिक हो जाता है। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हो तो उसका पीओएच डिक्रीज कर जाता है, या फिर कह सकते हो उसका पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, बफर्स कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, बफर्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से आप अगर, अंशिका बेटा क्या हो गया था, कैसे मतलब नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या आज? सर पता नहीं क्या हो गया था एकदम से। अपने आप सब लोग लीव हो गए ना, कुछ हुआ है, टेक्निकल था। चलो कोई नहीं, अब एक काम करो, तुम सुन तो लो, लेकिन बीच का मिस हो गया। मैं तुम्हें लेक्चर भेजने वाला हूँ क्योंकि सब लोग ही चले गए, लेक्चर भेज दूंगा। ठीक है, सुन लो, लेकिन लेक्चर भेज दूंगा जो बीच का 2-4 मिनट का मिस हुआ है। अच्छा, जो बफर टाइप का सोल्यूशन होता है ना बेटा, उसके अंदर आप एसिड डालो या बेस डालो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, अगर स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हो तो पीएच का चेंज, पीएच चेंज इज नेग्लिजिबल, बहुत कम पीएच चेंज आता है। बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस डालने से उनके सॉल्यूशन के जो पीएच और पीओएच है उनके अंदर कोई खास चेंज नहीं आता। चेंज आता है, अगर कोई पूछे कि चेंज आता है, आता है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल किसी भी अदर सॉल्यूशन के अंदर डाला होता इतना ही एसिड, तो जितना चेंज आता उसके मुकाबले बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आता है। दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। 3 तरीके के बेटा बफर्स होते हैं, बस इतना ही बफर है, कोई बहुत भारी नहीं पढ़ना है। अगर कोई पूछे कि एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर के अंदर बेटा आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये दो चीज अगर किसी सॉल्यूशन में पड़ी हुई है तो एसिडिक बफर होगा। ठीक है, एग्जांपल बेटा इसका आप देखो, वीक एसिड आपने एक डाल दिया सॉल्यूशन के अंदर CH3COOH। ठीक है, प्लस में क्या डालो, कहते हैं सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, इसका सॉल्ट। इसका सॉल्ट कौन होएगा, इसका सॉल्ट जो होएगा, इसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराओ, जो सॉल्ट बनता है वो इसके साथ मिक्स कर दो। बेटा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ CH3COH को NaOH से रिएक्ट करा दो, ये वाला सॉल्ट बनेगा। ये क्या है, ये सॉल्ट हो गया
और ये वीक एसिड हो गया, ठीक है। इन दोनों को अगर मिक्स कर दोगे ऐसा कोई सॉल्यूशन होगा, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक बफर, ठीक है। 4 नोट करके एक बात याद रखो, एसिडिक बफर कैन बी एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर। एसिडिक बफर का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये वीक एसिड और उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन है, और सॉल्ट भी कैसा, जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके बना हो, ठीक है। इतना ही अपने को याद रखना है, इससे ज्यादा एक्चुअली ना इसका जो न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है वो है बहुत ज्यादा, लेकिन इसको क्वेश्चन नहीं आता, शीट में भी इतना ही दे रखा है और मैंने भी इतना पढ़ाना प्रेफर किया। तो इनकी डेफिनेशंस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि डेफिनेशंस क्या है। और उसके बाद क्या आता है बेटा, बेसिक बफर क्या होता है, अगर बेटा कोई वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बेसिक बफर। एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक वीक बेस उठाओ, वीक बेस आप NH3 अमोनिया ले लो, ठीक है, प्लस इसका सॉल्ट यानी कि अमोनिया NH3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड, यही तो इसका सॉल्ट होगा, ठीक है। इसका सॉल्ट इसके अंदर से अपने को क्या मिल जाएगा, सॉल्ट NH4Cl। तो अमोनिया के साथ अगर अपने को NH4Cl सॉल्ट मिल रहा है तो अपने को बेसिक बफर मिल जाएगा, बेसिक बफर, ठीक है जी, ओके। और तीसरा आता है बेटा न्यूट्रल बफर। दिस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन है तो वो न्यूट्रल बफर कहलाता है, ठीक है। क्या क्लियर है, बफर सॉल्यूशंस होते हैं एसिड और सॉल्ट के मिक्सचर में लेंगे, जो एसिड है उसी का सॉल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है जी। इतना है, एक टॉपिक है बस सॉल्युबिलिटी का, वो हम कर लेंगे चलो मंडे वगैरह क्लास में, 10-15 मिनट का है, रेडॉक्स शुरू करने से पहले सॉल्युबिलिटी खत्म कर देंगे, ठीक है, ओके। कोई डाउट? सर हमारे स्कूल में रेडॉक्स ना लगभग 10 या 20 मिनट में मैम ने खत्म भी करवा दिया। नहीं, हम 2 घंटे चलाएंगे।